नमस्कार, मैं हूं अर्पिता आर्या। आप देख रहे हैं डिबेट का नंबर 1 शो दंगल। आज बात बिहार में मजहबी हिंसा की, जिसकी चपेट में सियासत की लौ तेज हो गई है। निशाने पर सीएम नीतीश कुमार हैं। बीजेपी सवाल पूछ रही है, लेकिन नीतीश को इसमें साजिश की बू नजर आ रही है। अब हैरान करने वाली बात यह भी है कि बिहार के जिस 2 जिले में, इनमें से एक नालंदा में धर्म के नाम पर आगजनी, हिंसा और तोड़फोड़ हुई है, वहां सीएम का पैतृक गांव है। हालात ये हो गए हैं कि रामनवमी पर हुई हिंसा में धधके शहर के बाद लोग घबराकर घर छोड़ने को मजबूर हैं। बिहार के रोहतास जिले के सासाराम में दंगाइयों ने शहर को बंधक बना लिया। मजहब के नाम पर ऐसा जहर उगला कि जिसके निशाने पर सासाराम की सड़कों पर लोग रोते बिलखते भी नजर आए। हालात ऐसे हो गए कि गृह मंत्री अमित शाह का सासाराम का दौरा रद्द करना पड़ा। सम्राट अशोक की जयंती पर बीजेपी नेताओं ने एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें शाह को रविवार को शामिल होना था। हालांकि वो थोड़ी देर में पटना पहुंच रहे हैं। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का यह कहना है कि नीतीश और तेजस्वी के राज में अपराध चरम पर है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस मजहबी खून खराबे के पीछे सियासत है? क्यों बिहार के 2 शहरों में दंगे हुए? इसके पीछे पुलिस की नाकामी है या हमारे हुक्मरानों की? साथ ही ये भी जानेंगे कि जो बीजेपी बिहार को लेकर हमलावर है, वो गुजरात और महाराष्ट्र में चुप क्यों हो जाती है। आज करेंगे बड़ी बहस, लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट, फिर करते हैं चर्चा की शुरुआत। ये राजनीतिक संरक्षण में ये सब चीजें हो रही है, इसका जवाब जनता देगी, समय आएगा। ये कोई नेचुरल चीज नहीं है, ये जरूर कोई इधर उधर किया है नेचुरल। यदि गड़बड़ मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि गड़बड़ हुआ, ये तो चिंता का विषय है। यही तो मैं चिंता कर रहा हूं। जब पर्व के मौके पर सुलग उठा बिहार, सासाराम में चली ताबड़तोड़ गोलियां, जमकर बरसाए गए पत्थर, नालंदा में उपद्रवी जबरन घरों में घुसे और आगजनी कर मकानों को राख कर दिया, बस को आग के हवाले कर दिया। धू धू करके ये पूरा बस जो है वो जल चुका है, और यही वो जगह है ठीक जहां पर आज तक इस वक्त पहुंचा है। और इसी जगह से जो बिहार शरीफ में सांप्रदायिक तनाव की घटना जो हुई है, उसकी शुरुआत हुई। और हैरान और परेशान करने वाली बात यह भी है कि नालंदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है, और उसके बावजूद अगर ये घटना ऐसी होती है जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, तो फिर सवाल खड़े होते हैं किस तरीके का कानून और व्यवस्था की स्थिति इस वक्त आपको दिख सकती है बिहार में। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का पैतृक घर इसी जिले में आता है, लेकिन जब उनसे इस धधकती हिंसा पर सवाल पूछा गया तो वो इधर उधर वाली साजिश की दलील दे रहे हैं। जांच पूरी होने के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कर रहे हैं कि कौन गड़बड़ करता था इधर उधर, उस सब के बारे में ठीक से जानकारी लीजिए, जांच करिए, क्योंकि सब तरह का तो घटना होता नहीं था। सब दिन बिल्कुल अच्छे ढंग से चल रहा था, आप जानते ही ना, वर्षों से सब ठीक ठाक, थोड़ा बहुत इधर उधर करता था, उस पर एक्शन भी तुरंत करते थे लोग। इस बार आज काहे कर रहा था इतना, तो हमने कहा सब तरह से पूरे तौर पर देखिए और जान लीजिए कि ये सब एक मिनट सुनिए, ये कोई नेचुरल चीज नहीं है, ये जरूर कोई इधर उधर किया है नेचुरल, बिना मतलब का जानबूझकर। लेकिन कार्रवाई में इस भरोसे के बीच हिंसा को लेकर बिहार में सियासत 7वें आसमान पर पहुंच गई है। अमित शाह का सासाराम दौरा रद्द होने के बाद बीजेपी और भी हमलावर हो गई है। बीजेपी इशारों में सीएम नीतीश कुमार पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है। हिंसा के बाद बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है। अमित शाह बहाना है, उनको रोकना है कि वहां का माहौल खराब है। अमित शाह को किसी तरह से सासाराम की धरती पर ना पहुंचे, इसके लिए अगर अमित शाह के फॉलोवर टोपी पहन लेते और अमित शाह का नाम होता मोहम्मद इदरीस, तो आज ये प्रोग्राम नहीं रुकता। नहीं, गलत बात है, गलत बात। कोई भी केंद्र के मंत्री आते हैं तो उनके सुरक्षा के लिए नहीं दिया जाता है, ये कई फालतू बात है। ये कोई राज्य सरकार का ऐसा नहीं, ये सब कुछ नहीं।
जब भी आए हैं या जो केंद्र राज्य सरकार की जिम्मेवारी है वो सब करती है, वो सब बात नहीं है। अब आप अपने मर्जी से अपना काम करते हैं, कोई बात नहीं, वो सरकारी चीज तो है नहीं, लेकिन कोई भी करते हैं तो उसमें कोई केंद्र सरकार के नहीं, कभी नहीं। हमेशा हम लोग इन सब चीजों का सबका ध्यान रखते हैं। कानून व्यवस्था के इसी सवाल को लेकर बिहार बीजेपी के नेताओं ने राज्यपाल से मुलाकात की, सरकार के हिंसा रोकने में नाकाम रहने की बात कही। साफ है, जिस तरह से नालंदा और सासाराम में हिंसा भड़की, उसने बिहार की महागठबंधन सरकार को बीजेपी नेताओं के निशाने पर ला दिया है। बीजेपी को नीतीश सरकार पर हमले का बड़ा मौका दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह राज्य सरकार को सहयोग करना चाहती है लेकिन ये चिंता का विषय है कि बिहार के कई जिले हेडक्वार्टर पर जिस तरह की घटना घट रही है, ये तो चिंता का विषय है और राज्य सरकार इस पर कुछ नहीं कर रही, ये दुखद है। सरकार को तो तुरंत फ्लैग मार्च से लेकर सारे चीजों को जहां जरूरत हो तो केंद्र से बल मांगने चाहिए और तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। बिहार के दोनों शहरों में अब हालात काबू में है, लेकिन तनाव बना हुआ है और ऐसा ही तनाव सियासी गलियारों में भी दिखाई दे रहा है, जहां हिंसा के बाद तीखे बयानों का शोर जारी है, एक दूसरे पर हमलों का दौर जारी है। पुलिस उस बात को देखे कि आखिर शुरुआत कहां से हुई और क्यों एक मंदिर के अंदर तोड़फोड़ हुई और क्यों कुछ मोहल्लों में घरों में घुसकर और तोड़फोड़ की गई। तो इस पूरे मामले की तहकीकात की जानी चाहिए और वैसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। कुछ लोग हैं जो बीजेपी के लोग हैं जो दंगा फैलाना चाहते हैं, उसके मंसूबा को हम पूरा नहीं होने देंगे। हमारी सरकार तत्पर है और सरकार के रहते कहीं भी बीजेपी का दाल गलने वाला नहीं है और कहीं भी दंगा होगा सरकार सख्ती से खड़ी है। धर्म के नाम पर नफरत की आग ऐसी भड़की कि बिहार के दो शहर सुलग उठे और तनाव के बीच हिंसा पर सियासत सुलग रही है, जो दोनों ओर के जुबानी हमलों से और भड़क रही है। सासाराम से मनोज कुमार सिंह, आदित्य वैभव और नालंदा से रंजीत कुमार सिंह और रोहित कुमार सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। तो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारुफ आपका करा दे। प्रेम शुक्ला प्रवक्ता बीजेपी के इस वक्त हमारे साथ है, राजीव रंजन राष्ट्रीय सचिव जेडीयू इस वक्त हमारे साथ है, मृत्युंजय तिवारी प्रवक्ता आरजेडी के थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे, आदिल हसन प्रवक्ता एआईएमआईएम के वो भी हमारे साथ थोड़ी देर में होंगे, अजय आलोक जी इस वक्त स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं, वो जुड़ चुके राजनीतिक विश्लेषक हैं, धीरेन्द्र कुमार मुन्ना स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, राष्ट्रीय प्रवक्ता एलजेपी आर के। लेकिन चर्चा में हम सवाल करें बिहार में हिंसा पर, हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे इस वक्त जुड़ रहे हैं। और अश्विनी जी, सबसे पहले इस पर आपकी प्रतिक्रिया। नहीं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जिस प्रकार से रामनवमी के इस महान पर्व में आपस में सद्भावना का और भाईचारे का प्रेम बना रहना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे मुट्ठी भर लोग जिन लोगों ने रामनवमी के पर्व को और कह सकते हैं कि प्रशासनिक ढिलाई के कारण और उन्होंने जिस प्रकार का वातावरण पैदा किया, ये सचमुच में राज्य सरकार के लिए एक सोचनीय विषय है और राज्य सरकार पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि विफल रही है। रामनवमी जैसे कार्यक्रम में पटना के राजधानी में भी बढ़िया कार्यक्रम हुआ और पूरे इस बात को पूरे गांव में लोग रामनवमी का जगह जगह जुलूस निकाले तो शांतिपूर्वक हुआ, लेकिन कुछ प्रशासनिक ढिलाई कमी के कारण कुछ जगह पर जो चूक हुई है और उसमें कहीं ना कहीं सरकार के जिस प्रकार का सरकार का एक तुष्टीकरण की नीति बार बार रहती है कि पहले से सचेत ना हो, कोई ईटा फेंक दिया, कोई बम फेंक दिया, ये कोई इतने बड़े कार्यक्रम में जहाँ भाईचारे की बात है, राम का इतना बड़ा हम जानते हैं कि श्री राम के बारे में और दुनिया के सब लोग एकजुट है, हिंदू हो या मुसलमान, राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। तो निश्चित रूप से श्री राम के इस जयंती में जो कार्यक्रम में विघ्न बाधा पैदा करने का प्रयास किया है, एक षड्यंत्र के तहत किया है। और सासाराम में जो बात हुई है, मैं देर रात कल सासाराम में स्वयं वहां था, मैं लगातार कई घंटों तक वहां रहा, मैंने वहां के डीएम एसपी सबको और सभी आए थे, डीआईजी सबसे बात हुई है और पूरी तरह से कहीं न कहीं उन लोगों से प्रशासनिक स्तर पर जो पहले और पूर्व तैयारी होनी चाहिए था, अफवाहों का बाजार गर्म रहा और राज्य सरकार पूरी तरह से जो चौकन्ना होना चाहिए था जानती थी और जानबूझ करके राज्य सरकार ने एक षड्यंत्र के तहत कि अमित शाह का वहां कार्यक्रम ना हो
एक वैसा वातावरण बना करके और उसको उन्होंने ये किया है। ये गलत, बहुत ही पूरी तरह से नीतीश कुमार जी जो मुझे लग रहा है कि और मोदी जी और हमारे अमित शाह जी का, उनकी जो स्वीकार्यता है, जो हमारे केंद्र सरकार की स्वीकार्यता है, उसको उनको रास नहीं आ रहा है और उन्होंने वहां 144 लगवा दिया हर प्रकार से। और ये पूरी तरह से एक षड्यंत्र के तहत ऐसा हुआ है और इसलिए सासाराम का कार्यक्रम को इन्होंने मतलब बर्बाद करने के लिए, क्योंकि मैं रात में भी था, रात में भी शांति व्यवस्था बनी हुई थी, कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं था। स्वयं जिला प्रशासन ने कहा कि हम लोग सर हर प्रकार से कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। फिर ये क्या नौबत आ गई जो अचानक उन्होंने इस प्रकार का ये वहां पर 144 लगा करके लोगों में दहशत फैलवा दिया। ये उचित नहीं है। ये पूरी तरह ठीक घबरा है। गए नीतीश कुमार। हाँ, नीतीश ठीक है। कुमार के छाती पर अब लग रहा है कि दाल रेंगने की जो स्थिति है, अब उनको ये पता चल गया कि अब हमारा शासन हाँ, पूरी तरह से फेल है ठीक है। और फेलियर शासन के रूप में वो काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन नीतीश कुमार तो ये कह रहे हैं कि किसी ने इधर उधर किया है, गड़बड़ी की गई है और ये नेचुरल नहीं है। मैंने कहा ना कि ये साजिश नीतीश कुमार की छोड़ करके दूसरे किसी की साजिश नहीं। नीतीश कुमार के साजिश के तहत, उनके षड्यंत्र के तहत आज अमित शाह जी का, श्री अमित शाह जी का कार्यक्रम को ना होने देना, उनको ये रस नहीं रहा था कि सासाराम में शाहबाद की धरती पर और जो बड़ा कार्यक्रम अभी कुछ दिन पहले जगदीशपुर में हुआ, यहाँ उससे भी बड़ा कार्यक्रम हो रहा था। लाखों लोग आ रहे थे मगध, औरंगाबाद और समस्तीपुर, आपका कैमूर और सासाराम का, तो उनको रास नहीं आ रहा था। इसलिए वो चाह रहे थे कि घबराया करके उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत इस कार्यक्रम को स्थगित कराने का एक बहुत बड़ा उनका षड्यंत्र था, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको बीजेपी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी और हम फिर सासाराम में बहुत जल्द ही हम सासाराम में एक भव्य रैली करेंगे, हम शाहबाद में एक भव्य रैली करेंगे। और मुझे लगता है ये कितने बार देखते हैं कि ये स्थगित कराने की स्थिति में रहते हैं। नीतीश कुमार का पोल खुल रहा है और पोल खुल चुका है। ये पूरी तरह से इनके षड्यंत्र के कारण बिहार में आज 144 जो कुछ जगह लागू हुआ है, सचमुच में मुख्यमंत्री का जब घर ही सुरक्षित नहीं है, नालंदा में इन्होंने लगा, तो बाहर क्या देखें, तो ये नालंदा को भी वहां भी 144 धारा लागू करवाया। लेकिन अश्विनी जी आपसे ये भी समझना मैं चाहूंगी कि बीजेपी आखिरकार इस हिंसा को अमित शाह के दौरे से क्यों जोड़कर देख रही है? नहीं, हमने वहां पर घंटों, मैंने कहा ना, कल मैं देर रात में, मैं होल नाइट लगभग मुझे कि मैं सासाराम और कैमूर के क्षेत्र में देर रात तक वहां रहा। मेरी प्रशासन शासन सबसे बात हुई है, लेकिन ये वहां पर सब शांति भी मतलब कायम हो गया है और वहां कार्यक्रम होने में कोई कठिनाई नहीं थी। लेकिन इन लोगों ने गलत रिपोर्ट करके, गलत षड्यंत्र के तहत वहां पर कुछ छुटभइये लोगों ने, और वहां पर चूक नहीं बल्कि बहुत बड़ी भूल भी है कि अगर थोड़ा सा पहले से जिन लोगों ने अफवाह का बाजार फैलाया और जिन लोगों ने इस प्रकार से कहीं जुलूस पर कुछ फेंकने का काम किया, रोड़े हो या बम हो, ऐसे लोगों को उसको पहले से ही मालूम था, सावधानी बरतनी चाहिए थी। लेकिन इन्होंने एक षड्यंत्र के तहत कि वहां सासाराम में कुछ घटना घट जाए ताकि सासाराम में कार्यक्रम न हो, ये नीतीश कुमार जी की चाल थी। ठीक है, लेकिन ये भी तो सवाल है कि धर्म तो भाईचारे का संदेश देता है, फिर त्योहार हिंसा के हथियार क्यों बन गए? भाई मैं वही कहता हूं कि ये त्योहार श्री राम का जन्म, जो राम सबके रोम में समाया हुआ है, ये भारत के हर रोम रोम में रमा हुआ है, लेकिन आज राम पर ये राजनीति होती है तो अत्यंत दुखदायी है। श्री राम के और जितने हम कह सकते हैं कि आज लाखों करोड़ों लोग श्री राम के उस भव्य यात्रा में सम्मिलित होते हैं और सब में भाईचारे का भावना है। मुस्लिम वर्ग के लोग भी बड़ी संख्या में जगह जगह पर, मैं स्वयं बक्सर में था, बड़ी संख्या में लोग वहां आकर के देख रहे थे। उस दिन मैं लगातार दिन भर पटना से लेके वहां तक अपने संसदीय क्षेत्र में मैं दर्जनों रैलियों में, दर्जनों भगवान राम की शोभा यात्रा में मैं रहा, कहीं किसी प्रकार की कहीं को प्रकार का ये नहीं था। तो ये बिहार जो है
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी चौबे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब चर्चा में राजीव रंजन जिससे मेरा अगला सवाल होगा। राजीव जी, सीधा सा सवाल है और सीधा सा जवाब मैं आपसे चाह रही हूं, जिम्मेदार कौन है और जिम्मेदारी किसकी बनती है? देखिए, सबसे पहले ये पूरी तरह से इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य प्रणाली है उसके लिए जवाबदेह। उन्हें ये पता है कि 2024 में दिल्ली उनके लिए मुश्किल होती है, वापसी असंभव है। इसलिए न केवल बिहार, आपने इंट्रो के समय में ये बताया, देश के अनेक राज्य जिसमें महाराष्ट्र से लेकर के गुजरात और अब तो हरियाणा से लेकर के देश के अनेक राज्य जिसमें तेलंगाना भी शामिल है, मध्य प्रदेश भी शामिल है, अनेक राज्यों में हिंसक झड़पें, दंगे और इस तरह की गतिविधियां हुई हैं जिससे परस्पर दो समुदायों के बीच का विश्वास बढ़े। और ये एक सोची समझी रणनीति है और उसी पर ये बिहार में काम कर रहे थे। अभी अश्विनी चौबे जी का पूरा इंटरव्यू देख लीजिए, पूरी तरह से विरोधाभास से भरा हुआ है। एक तरफ वो जिला प्रशासन से सहमत भी दिखते हैं, एक तरफ कानून व्यवस्था उन्हें नियंत्रित भी दिखती है, दूसरे तरफ उन्हें साजिश भी दिखती है। ये बताना जरूरी है कि अश्विनी चौबे जी के सुपुत्र को 2 साल पहले रामनवमी के अवसर पर ही दंगे भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और उस समय नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में जनता दल यूनाइटेड और भाजपा दोनों साथ थे। इसलिए ये इनकी कार्य प्रणाली है, यही एक करते आए हैं, यही एक सोची समझी रणनीति है जिससे महंगाई और बेरोजगारी जैसे सवालों पर देश को ठीक है। राजीव जी, तो मुझे जरा इस पर कुछ काउंटर्स रखने हैं, मैं आपसे काउंटर सवाल रखना चाह रही हूँ। मुझे तो ये पता था कि अगर कहीं कोई हिंसा हो, कुछ भी गलत हो तो जिम्मेदारी सरकार की होती है, लेकिन आप पहले ऐसे नेता हैं जो खुद सरकार चला रहे हैं और जिम्मेदारी बीजेपी की बता रहे हैं, तो ये एक तो अलग है। ये आपने यहाँ जो भ्रम की स्थिति है वो क्लियर किया। अब मैं जरा एक चीज समझ रही हूँ, आपने कहा उनकी रणनीति जो कि आपको पता है, मान भी लीजिए जो आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने ही ये किया, यानी आपको रणनीति पता थी, उस रणनीति के पता होने के बावजूद उस पर कंट्रोल ना कर पाना क्या आपकी सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती? दूसरा, लोग पलायन कर रहे हैं, घरों को छोड़कर जा रहे हैं, क्या वो वहीं टिके रहे, सरकार उनके अंदर सुरक्षा का भाव पैदा कर पाए, क्या ये जिम्मेदारी आपकी सरकार की नहीं बनती? देखिए, मुझे ऐसा लगता है इसको केवल बिहार सेंट्रिक देखना अनुचित हो। नहीं, अभी मैं बिहार पे रहना चाहती हूँ सर, अभी मैं बिहार पे रहना चाहती हूँ, अभी मैं बिहार पे रहना चाहती हूँ क्योंकि आप बिहार सरकार रन कर रहे हैं, आप चला रहे हैं सरकार। मैं बिहार पर पूछना चाहती हूँ सर, आरोप लगाने से कि गुजरात में भी हुआ, महाराष्ट्र में भी हुआ, सर चर्चा बदल जाएगी। मैं आप क्योंकि सरकार चला रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं अभी बिहार पर रखना चाह रही हूँ। भाजपा नेता ने जितने गंभीर आरोप नीतीश कुमार जी पर लगाए हैं, तो मेरी जिम्मेवारी उन आरोपों का जवाब देने की भी है जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार जी पर कॉन्स्पिरेसी का आरोप लगाया। ये गंभीर आरोप है, बगैर तथ्यों के आधार पर कोई केंद्रीय मंत्री इस तरह का बकवास कैसे कर सकता है? जहां जिन्हें शब्दों का ज्ञान नहीं है, उन शब्दों का असर क्या होगा बगैर इसकी जानकारी लिए, जिनके सुपुत्र दंगा भड़काने के आरोप में इसी राज्य में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अच्छा नहीं लगता ना बार बार मैं आपको टोकूं, पहले आप मेरे सवाल जो है उस पर जवाब दे दीजिए, फिर पूरा मौका मिलेगा अपनी बात आपको दे रहा हूँ। बिहार में मैंने ये कहा, देश के ज्यादातर राज्यों में हिंसक घटनाएं छोड़ दीजिए, बिहार में क्या हो रहा है मैं उस पर बात कर रही हूँ। सुन तो लीजिए ना राजीव जी प्लीज, मैंने आपसे पहले क्लियर कर दिया, और राज्यों पे जिनकी जहां सरकार है उनसे सवाल होगी, जिनकी केंद्र में सरकार है उनसे सवाल होगी। आप बिहार रन कर रहे हैं, आप बिहार चला रहे हैं, तो बिहार पे मैं सवाल किया पड़ोसी राज्यों में जाके पूछूं? मैं बिहार की बात कर रहा हूँ। हाँ, बिहार की बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात है कि जहां भी 144 लगाने की जरूरत थी वहां 144 अनेक जगहों पर लोगों की गिरफ्तारियां हुई, वीडियो फुटेज खंगाले जा रहे हैं, दंगाइयों की, दंगा भड़काने वालों की, उनके साथ साजिश करने वाले लोग वो भी अनुसंधान के दायरे में है। ये सबके सब गिरफ्तार होंगे और इनका कच्चा चिट्ठा सार्वजनिक होगा। हमारा ये मानना है कि इन दंगों को लेकर जो जिस तरीके के हाय तौबा मचाने की कोशिशें करने वाले लोग, उन्हें खुद शर्म आनी चाहिए कि ठीक, समझ गई। राजीव जी, कुछ तस्वीरें जरा आपको दिखा देती हूँ मैं, अगर आपके पास हो टीवी तो आप देख पाएंगे। नहीं, मेरे पास टीवी नहीं है, मैं ठीक है आपके साथ सर, मैं आपको शब्दों से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्या चल रहा है बिहार में। शायद कई बार नेता एसी के कमरे में बैठे रहते हैं तो देख नहीं पाते हैं सर, इसलिए मैं जरा शब्दों के माध्यम से आपको बता देते हैं। आप लोग रहती हैं, उससे ज्यादा हम लोग सड़कों पर रहते हैं। ठीक सर, वो पता है कौन कितना रहता है सर। एक सेकेंड, मैं जरा आपको दिखा, मतलब जो मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ मैं आपको शब्दों के माध्यम से बता
दूं, यहाँ पर जमकर पथराव हो रहे हैं, घरों में आग लगा दी गई है, लूट हो रही है। ये देखिए सर, ये बिहार है जो जलता हुआ नजर आ रहा है। और जरा पलायन की तस्वीरें दिखाइए, शायद वो तस्वीरें भी ये चूक गए होंगे देखने से। जरा पलायन की तस्वीरें भी दिखाइए। लोग अपने सामान रखकर वहां से जा रहे हैं सर। ये स्थिति तो कम से कम अभी और राज्यों में नहीं है जहां पर हिंसा भड़की है, ये बिहार में हो रहा है सर। नहीं, मुझे ऐसा लगता है आप खुद दूसरे राज्यों की चर्चा करती हैं और उनकी तुलना करती हैं, वैसे में जवाब देना बेहद जरूरी होता है कि देश के ज्यादातर राज्यों में काफी बदतर हालात भी भारतीय जनता पार्टी की कारस्तानियों की वजह से होती आई है और वो सुधरने के लिए तैयार नहीं है। वो जिंदा लोगों को दफन कराकर अगर उस पर सियासत करना चाहते हैं तो देश की जनता भी उनको करारा जवाब देगी। जो रोटी और जो छत का इंतजाम नहीं कर पाए सरकार, जो लोगों को 2 जून की रोटी मुहैया नहीं करा पाए, उसे पता है कि अगर 1 साल के अंदर चुनाव में जाना होगा तो धर्म, अगर राजीव जी एक बात बताइए, कहीं पर अगर कोई घटना घट जाती है तो सरकार केवल यही कहेगी कि ये उनकी वजह से हुआ। अगर आपको पता था वो ऐसा करने वाले हैं तो आप इनपुट पुलिस वो क्या कर रही थी? देखिए, इंटेलिजेंस इनपुट को लेकर के तो मैं आपको इतना कहूंगा कि ये केंद्र और राज्य के बीच जो भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, इनपुट्स का शेयरिंग उन दोनों की जवाबदेही है और उसमें केंद्र की ओर से भी स्पेसिफिक उनके कई एजेंसी जैसे आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। लोग घर छोड़ के जाएं, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। वहां पर आग लग जाए, हिंसा हो जाए, आप ये उसको बांट रहे हैं कि भैया केंद्र की भी जिम्मेदारी है, अकेले राज्य की जिम्मेदारी नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि अगर ये हुआ है तो इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है और ये क्यों नहीं रोक पाया, इसकी जिम्मेदारी आप क्यों नहीं ले रहे? रोकने की जिम्मेदारी तो आपकी थी ना। किसकी जवाबदेही है? अगर पूरे देश में दंगे भड़के हैं, देश के ज्यादातर राज्यों में हिंसक गतिविधियां हो रही है, जनता दल यूनाइटेड केवल बिहार में है, देश के अनेक राज्यों में जो घटनाएं हुई हैं, क्या उसकी नैतिक जवाबदेही भाजपा लेगी? पुलिस वाले खड़े हैं और एक महिला जो है, बयान सर हम चला रहे हैं जिसमें महिला कह रही पुलिस वाले मौजूद थे, पुलिस वाले कह रहे हैं थोड़ी देर रुकिए, कुछ कीजिए मत, और पूरे दंगे को आराम से देखते रहते हैं पुलिस वाले और लोगों से भी कह रहे हैं देखिए। इसके लिए भी बीजेपी जिम्मेदार है? पुलिस को बीजेपी ने गाइडलाइंस दे दिया कि भैया देखो वहां चुप खड़े रहना। उनके जांबाजी और दिलेरीपन की भी बहुत सारी तस्वीरें बिहार में है। इस दौरान कई जगहों पर इन्होंने कुछ ऐसी कार्रवाइयों को अंजाम देने की कोशिश की जिससे दोनों समुदायों के बीच का अविश्वास बढ़े, लेकिन बिहार की पुलिस ने काफी अच्छा काम किया है उनको नियंत्रित करने में। हाथ बांधकर खड़े रहना जब हिंसा हो रही हो तो उसको अच्छा काम कहेंगे आप? नहीं, मैं आपका वीडियो फुटेज नहीं देख रहा हूं, मैं आपको एक बात मैं आपको मुंह से बता रही हूँ ना सर। वहाँ एक महिला जो स्थानीय लोग हैं, जनता की तो आप लोग उनसे वोट मांगते हैं, उनकी तो सुनते हैं ना, उसमें तो कोई राजनीतिक लाभ और द्वेष तो होगा नहीं तो हर चीज तो आप लोग इस एंगल से देखते हैं, ठीक है। एक जनता, एक महिला ये कह रही है कि पुलिस वाले खड़े थे, वो गुहार लगा रही भाई कुछ कर दो, पुलिस वाले कह रहे हैं खड़े रहो किनारे। अभी मैं इतना कह सकता हूं कि इस फुटेज के आधार पर भी जांच होगी और अगर पुलिसकर्मियों की शिथिलता, निष्क्रियता या उनकी वजह से अगर स्थिति को संभालने में कोई और कसर बाकी रहा होगा, उनके खिलाफ भी कार्रवाई। चलिए, मतलब सब हो जाएगा उसके बाद आप कार्रवाई करेंगे। प्रेम शुक्ला जी, मेरा सवाल आपसे यही सेम सवाल मैं आपसे दोहराना चाह रही हूँ कि अगर किसी राज्य में कहीं हिंसा होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होता है? निश्चित तौर पर दंगा करने वाले लोग और राज्य सरकार। अगर राज्य सरकार उसको नियंत्रित नहीं करती तो उसकी भी जिम्मेदारी है। महाराष्ट्र और गुजरात में भी इसी तरह का प्रयास हुआ, तत्काल वहां हिंसा पर काबू कैसे पा ली गई? नहीं। क्योंकि पुलिस तत्काल सख्ती से कार्रवाई करने पर उतरी। औरंगाबाद में फायरिंग हुई और एक दंगाई जो है वो जगह पर ढेर हुआ। इसी तरह से गुजरात में कार्रवाई हुई। बिहार में आप ही बता रही हैं कि दंगा पीड़ित जो है वो स्वयं बता रही है। अगर कहीं पर किसी राज्य में हिंसा होती है तो जिम्मेदार सरकार है। रामनवमी के ही मौके पर बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। अभी वडोदरा में, संभाजी नगर में, जहां आपकी गवर्नमेंट है, आपकी सरकार है, वहां पर भी हिंसा हुई है। यानी आपकी भी सरकार फेल रही हिंसा रोकने में। जिम्मेदारी राज्य सरकार की है ना? हाँ, निश्चित है ना, निश्चित। देखिए, हमारे यही अंतर आपको बता रहे हैं, उसी का अंतर मैं आपको अर्पिता जी बता रहा था। संभाजी नगर में कुछ लोग जो है असामाजिक तत्वों ने एक मंदिर पर हमला किया, तत्काल वहां पुलिस पहुंची और जो दंगाइयों का नेतृत्व कर रहे थे उनको मंदिर में शरण लेनी पड़ी, गोली चालन हुई, एक दंगाई की उसमें मृत्यु हुई। और इसी तरह से मालवनी में हुआ, तत्काल पुलिस उतरी।
बिहार में स्वयं दंगा पीड़ित बता रहा है कि पुलिस वहां हाथ बांधे खड़ी थी। महाराष्ट्र में पुलिस हाथ बांध के नहीं खड़ी थी, गुजरात में पुलिस हाथ बांध के नहीं खड़ी थी, बिहार में पुलिस हाथ बांध के खड़ी रही, लेकिन बंगाल में पुलिस हाथ बांध बीजेपी के को तो खड़ी कहा रही। जाता है 2 कदम हर चीज में आगे रहते हैं। अगर कहीं कोई अगर दंगा रोकने की बात, हिंसा रोकने की बात है, तो आपकी सरकार 2 कदम आगे क्यों नहीं थी? आपके पे इनपुट्स फेल्योर है, आपको भी नहीं पता था कि कुछ ऐसा हो सकता है। जब ये पता है रामनवमी का मौका है, ऐसा कुछ हो सकता है, आप अलर्ट पे नहीं थे? इनपुट फेल्योर नहीं, अब समझ लीजिए, दोनों घटनाएं समझ लीजिए। अच्छा प्रश्न है आपका। संभाजी नगर में 2 युवकों में झगड़ा हुआ, झगड़े के बाद पुलिस वहां आई, उसको शांत कर दिया। बाद में बड़े पैमाने पर दंगाइयों का एक वर्ग आया, उसने मंदिर पर हमला कर दिया। पुलिस तत्काल पहुंची और उन्होंने डिस्पर्स किया और दंगे को नियंत्रित कर लिया। इसी तरह से मालवनी में दंगा शुरू होता उसके पहले ही पुलिस खड़ी हो गई और सिर्फ 2-4 बोतलें गिरने के बाद तत्काल कार्रवाई हुई और दंगा वहां नियंत्रित हो गया। यही कार्रवाई नालंदा में क्यों नहीं हुई, सासाराम में क्यों नहीं हुई? पुलिस हाथ बांधकर क्यों खड़ी रही? संभाजी नगर में पुलिस गोली चलाती है, वो उसी तरह से पुलिस सासाराम में गोली क्यों नहीं चलाती है, हावड़ा में गोली क्यों नहीं चलाती है? ये सवाल है कि नहीं है? नहीं गोली चलाना चाहते, आपने वहां पर जो है किसी तरह से आंसू गैस के गोले क्यों नहीं छोड़े, लाठीचार्ज क्यों नहीं किया, भीड़ को डिस्पर्स करने की क्या? ठीक है प्रेम शुक्ला, ठीक है, सवाल पूछना स्वाभाविक है कि नहीं है? ठीक है, ठीक है। मृत्युंजय तिवारी भी हमारे साथ इस वक्त हैं। हाँ मृत्युंजय जी, किसकी जिम्मेदारी है? सरकार तो आप भी है ना साथ में, कि नीतीश जी अकेले चला रहे हैं? देखिए अर्पिता जी, हिंसा होता है, इस पर कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, हिंसा को जायज नहीं ठहरा सकता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि हिंसा में किसकी मंशा क्या है, इसी की जांच हो रही है। ये जो हिंसा हुआ है, कुछ असामाजिक तत्वों ने जो किया है, इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की है, स्थिति नियंत्रण में है। लेकिन इसके पीछे जिनकी मंशा है उनका भी पर्दाफाश होगा, वो भी एक्सपोज होंगे। अब इस सब चीजों की जांच हो रही है, जांच के बाद पर्दाफाश होगा, सब चीजों का पता चलेगा कि इसमें किसने क्या किया। बहुत लोग हमारे राजनीतिक विरोधी तो इसी आग में घी डालने में लगे हुए रहते हैं, क्योंकि 2024 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा तो इसी तरह से भाई भाई में लड़ाई लड़ाएंगे, धर्म के आधार पर लोगों को बांटेंगे। हम आपके जिम्मेवार चैनल के माध्यम से सभी से अपील करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। ये भाईचारा, आपसी मिल्लत प्रेम खराब नहीं होना चाहिए, किसी के बहकावे में नहीं होना चाहिए। कुछ लोग लगे हुए हैं बिहार का माहौल खराब करके बिहार को बदनाम करने में। ठीक है मृत्युंजय जी, हिंसा हर जगह हो जाती है, आपने जैसा आपने पहले वक्तव्य में कहा वो मैं समझ गई। मुझे अब ये जरा बताइए, अगर कहीं पलायन हो रहा हो तो वो जिम्मेदारी किसकी, बाहरी तत्व या सरकार? इस सरकार की जिम्मेवारी है। हमें अपनी जिम्मेवारी का, जवाबदेही का एहसास है, लेकिन रोक लिया आपने उनको जो पलायन कर रहे थे, रोक लिया आपने? ही नहीं है कि वहां पर लोगों की जाने जा रही है और ये रैली की चिंता कर रहे हैं। नहीं, आपने जो पलायन कर रहे थे, अगर तस्वीरें आ गई तो दिखा दीजिए इनको। अगर पलायन जो लोग कर रहे हैं, आपने उनको रोक लिया? देखिए अर्पिता जी, आप लोगों की भी मेहरबानी होती है, आप लोगों की भी मेहरबानी होती है। मेरी मेहरबानी छोड़ दीजिए, बीजेपी सरकार में नहीं है, वहाँ कैमरा पहुंच जाता है। सर अगर हमारी मेहरबानी होती तो हम वडोदरा भी नहीं दिखाते। हमारी मेहरबानी की बात कर रहे हैं तो हम वडोदरा क्यों दिखाते सर? हम संभाजी क्यों दिखाते, संभाजी नगर क्यों दिखाते? हमने वो भी दिखाया ना। आपके चश्मे का लेंस खराब हो चुका है, उसको सही कराइए। पलायन पर मैं एक बार फिर से आपसे जवाब लूंगी, अब आगे आप मीडिया पे। जब बीजेपी सत्ता से बाहर होती है, ठीक है सर, उसके बाद पलायन की तस्वीरें दिखाऊंगी। सर राजनीति से इधर, मीडिया से इधर, न मीडिया वालों की बहुत हमारे बात मत कीजिए, राजनीतिक बात भी मत कीजिए, जनता की तो बात कीजिए। इन्हीं के बीच जाना है आपको वोट मांगने। सर पलायन जो लोग कर रहे हैं ना, वो तस्वीरें दिखाएंगे आपको, उस पर दीजिएगा जवाब, उस पर दीजिएगा जवाब। जल्दी से मैं चर्चा में सभी को शामिल कर लेती हूँ। अजय आलोक जी भी हमारे साथ है, आदिल हसन भी है। अजय आलोक जी, सबसे पहले आपका रिएक्शन इस पे मैं ले लूं, और धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी मैं आ रही हूँ। देखिए अर्पिता जी, ये दंगा ऐसे नहीं कहूंगा मैं इसे कहूंगा स्कर्मिश, संघर्ष हुआ। दंगा इसको नहीं कह सकते हैं। ये कोई नई बात तो है नहीं, 75 साल से इस देश में हो रहा है। मूल कारण पे तो हम लोग जाते नहीं हैं, उस वक्त के दंगा पे चर्चा करते हैं, उस वक्त के सरकारों की विफलता पे बात करते हैं।
बात आई गई खत्म हो जाती है, 2 दिन के बाद आप भी डिस्कशन नहीं कीजिएगा। सवाल ये उठता है, आप यहाँ जरा विश्व को उठा के देखिए, ये बहुसंख्यक अल्पसंख्यक क्लैशेस हर जगह होते हैं, विश्व के लगभग 1/3 देशों में हो रहे हैं, लेकिन अकेला भारत ही ऐसा है जहां पे बहुसंख्यकों के घर जल जाते हैं। ये आपने सोचा है कभी क्यों? इसी को कि ये जो शोषित राजनेताओं द्वारा शोषित प्रजाति एक जो पाली गई है 75 साल से, उसका कारण है ये। चाहे सोशलिस्टों की सरकार हो, चाहे कांग्रेसियों को सरकार हो, एक तुष्टीकरण की राजनीति को जो बढ़ावा मिला, उससे एक मानसिक मनोबल सबका मजबूत हो गया। और आप तुरंत आइएगा, पिछले 10 साल से सिस्टम बदल रहे हैं, आपका राम मंदिर बन गया, आपका काशी हो रहा है, आपका मथुरा हो रहा है, तो सडनली वो गुस्सा बढ़ रहा है। और इस बार के रामनवमी में उत्साह भी ज्यादा था, गांव गांव से लोग निकले क्योंकि राम मंदिर बन रहा है, तो स्वाभाविक है जब उत्साह ज्यादा था तो उधर गुस्सा ज्यादा था। सारे सरकारों की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन अब यह बहुत बड़ा सोचने का विषय है कि आगे हम इसको बंद कर पाएंगे, क्योंकि अभी तो जो हो गया सो हो गया। और ये पलायन ऑनलाइन कुछ नहीं होता है इस देश में, जो आप दिखा रहे हैं कि लोग पलायन कर रहे हैं, वो सब जाएंगे 2-3 दिन के बाद फिर आ जाएंगे, ये बड़ा यूज्ड टू हो गया है लोग। लेकिन ये राजनेताओं के द्वारा क्रिएटेड ये प्रॉब्लम है, जनता को भी सोचना पड़ेगा। क्या जरूरत है आपको रामनवमी के जुलूस पे पत्थर फेंकने की? रिएक्शन तो होगा ही। और तो रामनवमी का जिस दिन जुलूस खत्म हो गया, अगले दिन हावड़ा में जाके हिंदुओं के घर पे पत्थर मारने की क्या जरूरत है? तो ये आप सोचिए, ये एक मानसिकता, एक प्रगाढ़ मानसिकता जो इस देश की जड़ों में बैठ गई है, जिसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ राजनेता है 75 साल से, और कोई नहीं। बाकी बहस आप लोग करते रहिए, कौन राज्य सरकार जिम्मेदार कौन नहीं, सबको पता है जिम्मेदारी किसकी है। लेकिन ये जो कंटिन्यूअस तुष्टीकरण चला 75 साल से, एक वर्ग को सुपर सिटीजन बना के बैठा दिया गया इस देश में, तो स्वाभाविक है जब उसको सामान्य नागरिक बनाइएगा तो उसका गुस्सा निकलेगा। आज वही निकल रहा है। ठीक है, आदिल हसन। हाँ मैडम, अभी इन्होंने अभी प्रेम शुक्ला जी बोल रहे थे औरंगाबाद की बात, तो औरंगाबाद के सांसद इम्तियाज जलील साहब उस मंदिर में बैठकर फुटेज उन्होंने दिखलाया कि उस मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ, वहां पर पुलिस के पदाधिकारी भी थे। और अजय आलोक साहब अभी जो बोल रहे थे, कल तक उसी नीतीश कुमार के दरबार में सबसे बड़े दरबारी थे और उसी की प्रवक्ता थे, उसी का चैनल में उनका गुणगान करते थे। और ये बहुसंख्यक मेरी दरबारी की चिंता मत कीजिए, मुझे रियलाइज हो गया, इसलिए मैंने उस घर से किनारा कर लिया। आप अपनी बात कीजिए, आप अपनी बात कीजिए। उसी पार्टी के प्रवक्ता थे और उन्हीं अरे आप अपनी बात कीजिए ना। लड़ते थे। एआईएमएम कहां दंगे भड़काती है? रील बदल गया। कल हैदराबाद में क्या हुआ, किसने दंगे किए वहां पे? अभी इनको जदयू से नहीं निकाल बदला। दिया गया, तो अब हैदराबाद में दंगे किसने किए? नीतीश कुमार जी के राज में पहले भी दंगा हुआ। हैदराबाद में दंगे बिहार किसने किए? वहां पे मारपीट। आप क्यों नहीं डायरेक्ट भाजपा चले जाते हैं? ये विश्लेषक का चोला पहने हैं। आदिल हसन, डायरेक्ट चले जाइए भाजपा में। आप जो जहर उगल रहे हैं, आदिल कल तक हसन, आपके घर वाले जदयू के कैंडिडेट थे। आप ये बताने बैठे हैं क्या कि कौन सा राजनीतिक विश्लेषक या कौन सा शख्स किस पार्टी में जाने वाला है, इस पर चर्चा नहीं हो रही है। और आप कोई सर हाथ तो देखते नहीं है कि भविष्यवाणी कर दीजिएगा। रुक जाइए आदिल हसन, फिर मैं आपको टाइम नहीं दे पाऊंगी क्योंकि ये शाउटिंग मैच नहीं चल पाता है। ठीक है, आप शांत हो जाइए, उसके बाद रिएक्शन दीजिएगा। तब तक आप सर वीरेंद्र कुमार। अब नीतीश कुमार जी के बारे में क्या कहना है? जिनका डर दिखा करके सरकार बनाते हैं, फिर उन्हीं के साथ चले जाते हैं। अब दंगा तो मैं नहीं कहूंगा, मैं आलोक जी के बातों से सहमत हूं, लेकिन जो भी घटना घट रही है, पत्थर फेंकने का कार्यक्रम तो विपक्ष का चल ही रहा है ना, उसी की एक नहीं फेंक रहा था शुक्ला जी, ये देखने को मिला है आज। आप डीजीपी का रिपोर्ट अरे भाई बोलने दीजिए ना, आप क्यों बोलते हैं? ये बिहार में राम राज, इसको क्या कहेंगे? अगर दंगा भड़का रहे हैं, पत्थर फेंकवा रहे हैं, तो जंगल राज इसी को न बोला जाता है भाई, कि कोई और चीज है? जंगल राज इसी का नाम है। क्या होता है ना, और सोच के आया जाता है, उससे अलग कुछ हो जाए तो अपनी सोच को वहीं थाम लिया जाता है। रुक जाइए आदिल, आप बोल नहीं पाएंगे क्योंकि अगर आप जीतेंगे, आप ऐसे बहस करेंगे तो मैं मौका नहीं दे पाऊंगी। ये बहुत क्लियर है मेरी डिबेट में, मेरी चर्चा में चीखा चिल्ली नहीं होती है सर, आप पता करिएगा। और अभी चुप रहिए, अगर आप शांत नहीं रहेंगे तो मैं नहीं आ पाऊंगी आपके पास। मैं नहीं चाहती कि जनता का वक्त बर्बाद हो। बिहार के गृह मंत्री भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं। सीधे सीधे तौर पर यह अगर कहीं लॉ एंड ऑर्डर फेल हुआ है, तो उसकी जिम्मेवारी नीतीश कुमार जी की है। और इंटेलिजेंस का काम केंद्र का हो, सब कुछ केंद्र का हो, तो क्या भारतीय जनता पार्टी ही इनको प्रधानमंत्री भी बना दे? यह एक्सपेक्ट करते हैं जनता दल यू के लोग, चाहे महागठबंधन के लोग। उसके लिए तो उनको शांति व्यवस्था खुद बनानी होगी, जनता के बीच में खुद अच्छा काम करना होगा। वो तो संभलता नहीं है। गृह मंत्री होने के नाते मैं बता रहा हूं कि सरदार पटेल भवन में
आज तक वो कभी बैठक नहीं किए हैं पिछले, जब से नया भवन बना है। कैसे पुलिस अंकुश में रहेगी? तो बिहार में जो भगवान भरोसे विधि व्यवस्था चल रही है, और भारत सरकार से अगर अपेक्षा करते हैं, आदरणीय गृह मंत्री जी से अपेक्षा करते हैं बिहार के लिए वो कुछ करें, तो सबसे बेहतर काम है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा दें। बिहार के लोगों का विकास भी होगा, अमन शांति भी आएगी, और जहां जहां भी दंगे भड़क रहे हैं वहां पर आप देख लीजिए कि बीजेपी शासित राज्यों में कम हो रहा है बनिस्बत के विपक्ष के जो सरकारें हैं वहां पे। ठीक है धीरेन्द्र जी, ठीक है। मृत्युंजय जी, आप अगर देख पाए तो मैं आपको पलायन की तस्वीरें भी दिखा रही हूँ, जिससे जवाब दीजिएगा किसकी जिम्मेदारी बनती है। ये देखिए, ये लोग हैं जो अपना सामान रखकर वहां से जा रहे हैं, घरों में ताले लगाकर। देखिए अर्पिता जी अब ये पलायन कर रहे हैं, इस बात का कैसे आप पुष्टि कर रहे हैं? वाह सर वाह, आप एक जिम्मेवार चैनल पर ये फोटो दिखाकर आप कह रहे हैं पलायन कर रहे हैं। इसमें तो आपने साबित कर दिया कि एक राजनेता ही हैं आप, इंसानियत नहीं है, सिर्फ एक राजनेता हैं आप। अरे ये तो भाजपाइयों से पूछिए ना। इनके समय में बहुत पलायन हुआ। लीजिए जो लोग इस और आवाज उनकी तभी होगी तो वो शांति से अपनी बात रख पाएंगे। धीरेन्द्र जी आ रहे हो। जो लोग हिंसा, अर्पिता जी, जो लोग हिंसा की आग में अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं बिहार की धरती पर, उनकी रोटी जल जाएगी, उनकी रोटी खाने के लिए नहीं मिलेगी। ये कान खोल कर दंगा ही लोग सुन ले, चाहे कोई जात धर्म का हो। मेरा सवाल सुनिए, मेरा सवाल सुनिए सर, मेरा सवाल सुनिए। पलायन न करें। ये जो पलायन हो रहा है, ये कौन पलायन कर रहा है? कौन सा राजनीतिक दल है जो पलायन कर रहा है? कौन पलायन कर रहा है? ये पलायन, ये पलायन, इसे आप कैसे पलायन कहेंगे? अगर तो कोई घूमने जा रहे हैं, तो छुट्टी मनाने जा रहे हैं, छुट्टी मनाने जा रहे हैं ये लोग अपने घरों पर, उसको आप पलायन कहेंगे? अच्छा, छुट्टी मनाने जा रहे हैं। अरे कहीं अगर जा रहे हैं तो उन्होंने तो कहा है कि हम बिहार छोड़ रहे हैं। अब तो लोग बिहार आ रहे हैं, लोगों से बात भी की है हमने। सबसे सुरक्षित स्थान, सबसे शांतिप्रिय स्थान राज्य बिहार है। आंखों में एक चश्मा लगा रखा है सर, हर कुछ सिर्फ राजनीति के हिसाब से देखना है, इंसानियत बची नहीं, आपको चिंता, आपको पड़ी ही नहीं है। आप यहाँ मुझसे सबूत मांग रहे हैं कि ये कैसे कहेंगे आप ये पलायन हुआ है। तस्वीरें दिख रही है लेकिन आपको ये पलायन नहीं दिख रहा, आपको लग रहा है लोग छुट्टी मनाने गए होंगे। चलिए सर, इस पर तो फिर बहस का कोई मतलब ही नहीं है जब आपको मानना ही नहीं है। नहीं, सर आपको ये पलायन नहीं है, ये गलत खबर ठीक है, पलायन नहीं, घूमने गए हैं ये लोग, पिताजी घूमने गए हैं सर आपके हिसाब से। ठीक है, जनता देख रही है सर, ये लोग सारे लोग कौन कौन से राजनीतिक दल घूमने जाएंगे उसके बाद वो भी जनता तय कर लेगी। रुकिएगा राजीव रंजन जी, ठीक है समझ गई सर, क्लियर हो गया, समझ गई सर। राजीव जी, 3 लोगों की गोली लगने से मौत हुई है, डीएम ने कहा है। ये देखिए, निसंदेह इससे हम सबों को मर्माहत होना चाहिए, और मैं पहले भी कह चुका हूं, हत्याएं हो या कहीं भी इस तरह का अगर कोई तांडव होता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है। लेकिन इसके लिए जवाबदेह लोगों को जरूर चिन्हित किया जाना चाहिए, और उन्हें पहचान करने का काम, उनकी पहचान बिहार पुलिस कर रही है। वीडियो फुटेज है, बहुत सारी जानकारियां हैं, और ये जान करके देखिए लोगों को हैरत होगा। इसके तो आप ये बता पाएंगे कि ये गोलियां कैसे लगी? जो हिंसा करने में लोग थे उनके पास बंदूक थी, पुलिस ने गोलियां चलाई, हवाई फायरिंग हुई उसकी तरफ से, क्या ये अभी तक आप जांच कर पाए हैं? गोली लगी है 3 लोगों को सर। देखिए, अब तक तो गोलियों की जानकारी थी, अभी आपने कहा कि मौतें हो गई, ये जो अभी अपडेट नहीं, मैं भी गोली की बात कर रही हूँ, मौत नहीं सर, अगर मैंने कहा हो तो गलती से होगा, गोलियां लगी। हाँ, तो वो इसीलिए मैंने कहा कि जो भी जिस तरह से जो भी घटनाएं घटी, पुलिस ने एहतियाती कदम उठाए हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि बिहार में क्यों नहीं 144 लगाया गया, क्यों नहीं फ्लैग मार्च हुआ, क्यों नहीं पुलिस ने गोलियां चलाई? पुलिस ने गोलियां भी चलाई हैं, पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया है। आप क्या कहना चाह रहे हैं राजीव जी? जी ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि पुलिस की तरफ से गोलियां चली हैं स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए, मैं सही समझ रही हूं? नहीं, पुलिस की ओर से हाँ गोलियां चली है, लेकिन ये 3 लोगों की वजह क्या है, हाँ। ये अपडेट लेने के बाद ही मैं आपको बता पाऊंगा। इसलिए कि गोलियां चली हैं, हाँ। और जहां भी आवश्यकता पड़ी वहां लाठियां। ठीक है, जरा मुझे ये भी बताइए राजीव जी, अगर कहीं पर हिंसा हो, आप सरकार में बैठे हैं, अगर कहीं हिंसा हो तो गोलियां चलाई जाती हैं या कोई और तरीके होते हैं, आंसू गैस के गोले, वाटर कैनन का इस्तेमाल? कैसे हिंसा से कैसे निपटते, गोली चलाकर? देखिए, परिस्थितियों का आकलन करने के लिए स्थल पर दंडाधिकारी और
सीधा उनका समन्वय उच्चाधिकारियों के साथ होता है। अगर हालात बहुत ही सामान्य नहीं है तो फिर उन्हें असाधारण कदम उठाने पड़ेंगे, और दंगाइयों के साथ किसी तरह का या झड़पों को उकसाने वाले जो लोग हैं वो कहीं से भी वो रहम के काबिल नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दर्द क्यों होता है उनके राज्यों में जब इस तरह के कार्रवाइयों को लेकर? राजीव जी मैं समझ नहीं पा रही हूँ, ठीक है आप फिर बीजेपी पर चले गए हमलावर है सर, मैं भी हूँ सवाल पूछने के लिए, मैं पूछूंगी मैं, लेकिन आपसे ही समझ, आपने कहा कि स्थिति को देखते हुए अगर कोई पत्थर चला रहा है सर तो उनको तितर बितर करने के लिए आखिरी ऑप्शन मुझे लगता है कि गोली है। आप और ऑप्शन तो मुझे नहीं दिख रहे हैं कि कहीं वाटर कैनन का इस्तेमाल हो, आंसू गैस के इस्तेमाल हो, गोली लगने की घटना इतनी गंभीर आप मानते हैं कि नहीं मानते? देखिए, कानून व्यवस्था के लिए किसी भी एक राज्य के लिए अलग मानदंड नहीं होते। पुलिस को असामान्य परिस्थितियों में कार्य करने के लिए दंडाधिकारी की अनुमति के साथ अपने कदम उठाने पड़ते हैं। ठीक। और ये जो ऑन स्पॉट ड्यूटी मैजिस्ट्रेट होता है वो स्थिति का आकलन करता है, अधिकारियों से उच्चाधिकारियों से समन्वय के बाद वो आदेश लेने के बाद ही करेगा। और ये कब तक बिहार को गोल गोल घुमाते रहिएगा? ये कौन चोर चिल्ला रहा है? ये गोल गोल कब तक घुमाते रहिएगा राजीव जी? आप तो अच्छे प्रवक्ता हैं, आप सधे हुए राजनीतिज्ञ हैं, कब तक बिहार को घुमाइएगा? आप कौन लोग चलाने वाले लोग हैं? आप अपनी आप पलायन पर हम मृत्युंजय जी ने नहीं कुछ कहा। आरजेडी के समय में कितने बड़े बड़े डॉक्टर पलायन कर गए, इंजीनियर पलायन कर गए, बिजनेसमैन पलायन कर गए। पलायन तो इनका इतिहास रहा है। आज अगर पलायन कर रहे हैं कौन बोल रहे हैं? और लाठी चलाने की बात, यहाँ तो अभ्यर्थियों पर लाठी चलती है, यहाँ तो लाठियों से ही सरकार चल रही है। घटनाएं हुई है। ठीक है, गृह मंत्रालय की असफलता को राजीव जी, बिहार के लोग आपको 2024 सर रुक जाइए धीरेन्द्र जी। देखिए अभी वो आदिल साहब नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि वो बीच में बोल रहे थे। अगर आप चाहते हैं कि आपको भी अपने पॉइंट रखने का मौका मिले तो प्लीज बीच में ना बोले आप। राजीव जी आपसे ये सवाल तो उठते हैं, वो मैं आपसे आगे पूछूं। मैं जरा प्रेम शुक्ला जी आपसे भी एक जवाब चाह रही हूँ, और आदिल जी उससे पहले कुछ कहना चाह रहे हैं। आदिल आप अपनी बात कह लीजिए। आप पूछिए कि 72 घंटा के अंदर में कार्रवाई होगी, जो दोषी अफसर है उस पर कार्रवाई होगी, जिसका घर जला उसको कंपनसेशन मिलेगा। नीतीश जी बिहार का, देश का सपना देखना चाहते हैं, बतलाएं नीतीश जी बिहार को कैसे चलाएंगे? ये जो रक्सौल, ये जो हुआ सासाराम में, बिहार शरीफ में, नवादा में, शेखपुरा में, लखीसराय में, किशनगंज में, नीतीश जी का एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है कि नहीं है? कंपनसेशन देंगे, कार्रवाई। बहुत बढ़िया बात आदिल जी, आपने जो पॉइंट वाइज सवाल पूछे हैं ना, बतलाएं, बहुत बढ़िया होगी। ठीक है राजीव जी, इस पर आपका रिएक्शन बतलाएं कि नीतीश कुमार की टीवी से निकलेंगे, स्टूडियो से किसी प्रधानमंत्री का। ठीक है आदिल जी, ठीक है, सवाल हो गया सर, हो गया। हाँ राजीव जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी की बी टीम से हम ऐसे ही सवालों की अपेक्षा करते हैं। कंपनसेशन देंगे नीतीश जी। ये भारतीय जनता पार्टी एक सेकेंड अपनी कोशिशें जारी रख रही है। इनका काम है मुसलमानों को भड़काना, और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए काम को आसान बनाना। भाजपा के साथ मतलब है भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री नीतीश जी बने हैं। चल रहा था तो सत्ता में आप थे, मैं नहीं था सत्ता में। नरेंद्र मोदी जी के साथ प्रचार आप किए हैं। आदिल जी मैं रोक रही हूँ। वो राजीव जी ये बी टीम कह के वो तो बहुत वाजिब सवाल पूछ रहे हैं कि इतने घंटे के बाद कार्रवाई क्यों हुई, आप उस पर जवाब दीजिए सर। आदिल जी ठीक है, ठीक है आदिल जी, ठीक है, ठीक है, आवाज फिर कम करना अच्छा नहीं लगता ना राजीव। भाजपा के गोदी में जो रहा जो नीतीश जी, वो हमें इल्जाम नहीं लगा सकते हैं। हाँ ठीक है, भाजपा को जो बिहार में, ठीक है आदिल साहब आप सवाल ही पूछते रहेंगे क्या? एक सेकंड, ठीक है, मैं अभी इस पर आपका जवाब राजीव जी ने घुमा दिया, आपको बी टीम कह दिया और ये पूरे मामले को घुमा दिया। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, क्योंकि समय की कमी है, मैं एक महत्वपूर्ण चीज आपसे जानना चाह रही थी कि यहाँ गुजरात में, संभाजी नगर में, यहाँ पर कोई रिपोर्ट मांगी गई है राज्यपाल से? वहां पर तत्काल दंगे कंट्रोल में आ गए। अगर वहां दंगे नियंत्रण में नहीं आते तो राज्यपाल से रिपोर्ट मांगी जाती। संभाजी नगर में जो इम्तियाज जलील हैं, वो लंबे समय से वहां संभाजी नगर का नाम, औरंगाबाद से नामांतरण के बाद वो दंगे का प्रयास कर रहे थे, उन्होंने किया, उनको सफलता नहीं मिली, तत्काल कार्रवाई हुई, मालौनी में तत्काल कार्रवाई हुई। अगर हिंसा लगातार बढ़ती जाए, नियंत्रण में ना हो, पलायन करने लगे लोग,
तो निश्चित तौर पर राज्यपाल को रिपोर्ट मांगनी पड़ती है। और महाराष्ट्र में भी अगर ऐसा हुआ या गुजरात अब में मुझे ऐसा जरा हुआ ये तो बता राज्यपाल की दीजिए कि रिपोर्ट कहां मांगी पर गई। रिपोर्ट मांगी संवैधानिक प्रक्रिया गई, है। किस राज्य में जब हिंसा हुई तो रिपोर्ट मांगी गई? राजीव जी एक सेकेंड, राजीव जी एक सेकेंड, राजीव जी। बंगाल में रिपोर्ट मांगी गई है। हाँ, बंगाल में रिपोर्ट मांगी गई है क्योंकि हावड़ा में बाकायदा। तो सर इसी को कहा जाता है कि दो चश्मे से क्यों देख रहे हैं? जहां पर आपकी सरकार है वहां पर आप रिपोर्ट नहीं मांगते, वहां पर भी हिंसा हुई, आप उसमें ये कह के बच जाते कि हमने स्थिति पर नियंत्रण कर लिया। बंगाल में ऐसा क्या था कि वहां रिपोर्ट मांगी आपने? जहां तत्काल, क्योंकि वहां अभी तक दंगे नियंत्रित नहीं हुए। हावड़ा में कल भी हुआ है, कल भी जो है वहां पर बहुसंख्यक समुदाय के घरों पर जिहादी समुदाय ने सतत जो है पत्थरबाजी की है, हमले किए हैं, वहां पत्रकारों की पिटाई की है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। तो खासतौर पर यही सवाल कि रामनवमी में जो अलग अलग जगहों पर शहर दर शहर हिंसा हुई, इसके लिए कौन है जिम्मेदार, किसकी बनती है जिम्मेदारी? क्या अपनी टोपी दूसरे के सर पर पहनाकर बचा जा सकता है? आज तक HD सबसे तेज सबसे ज्यादा।